रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां या दोष यानी डिसएडवांटेज ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इन्होंने जो एटॉमिक मॉडल दिया था, इन्होंने बताया था कि परमाणु जो होते क्या होते हैं कि जैसे इन्होंने इलेक्ट्रॉन को ये बताया तो इसमें चक्कर लगाते हैं, इनसे से घूमते रहते हैं। तो चक्कर जो लगाते रहते हैं, जाहिर सी बात है कोई चीज़ इसमें घूमेगा, मूव करेगा तो एक समय उसको एनर्जी जो होगी कुछ क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इस चीज़ को इन्होंने नहीं बताया, तो कुछ साइंटिस्टों ने बताया कि ये एक समय घूमता रहेगा तो उसके ये नाभिक में चला जाएगा, यानी जैसे उसमें घूम रहा है तो इसके सेंटर में चला जाएगा, या इसके चारों तरफ कोई चक्कर लगा रही है तो एक समय ऐसा आएगा कि गिर जाएगा, या ये भी हो सकता है कि इसके बाहर निकल जाए। तो इन सभी प्रश्नों को मतलब इन्होंने कई चीज़ों को नहीं बता पाए थे, या इन्होंने इस तरह की कई चीज़ें बताई जिसपे ये माना गया कि मतलब इन्हों की पूरी परमाणु जो दोष इसमें कमियाँ आए, मतलब इसका डिसएडवांटेज हुआ कह सकते हैं, लाभ नहीं मिला, इससे कमियाँ ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो इसमें कुछ दोष आए, तो इसी को प्रूव करने के लिए बताया गया। तो मेन चीज़ है रदरफोर्ड जो इन्होंने किया था, इनमें जो स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया था कि कैसे मतलब स्थायित्व जो होगी, इसकी स्थायित्व या कह सकते हैं, हाँ, स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सकता था। तो मैक्सवेल जो थे, इन्होंने क्या किया, विद्युत गतिकी सिद्धांत गल्ला जो मैक्सवेल ने अपना थ्योरी दिया था, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, तो इस थ्योरी के विपरीत था इनका जो नियम बताया था कि जो परमाणु जो था घूमता रहता है। तो इन्होंने जो इनका जो ये इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी दिया गया था, इनके विरोध कर रहा था, यानी कि इस तरह से इसको सही से नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था। तो ये मैक्सवेल थे। मैक्सवेल के नियमों का विरुद्ध था, इसीलिए इनमें थोड़ा ये इनका परमाणु मॉडल जो था पूरी तरह सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन इसी परमाणु मॉडल में बाद में इसमें अध्ययन किया, जैसे इन्होंने बताया कि क्या होता है कि परमाणु मॉडल जो था ये सही से एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। तो इन्होंने बताया था कि जैसे, तो बाद में क्लार्क ने क्या किया, जो क्लार्क मैक्सवेल ने थे, इन्होंने अपने चुंबकीय सिद्धांत को इसमें बताया था कि जो कोई कण होता है क्या कहता है, आवेशित कण जो, तो ये घूमता रहेगा, यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये घूमेगा तो एक निश्चित गति से घूमता रहता है, लेकिन एक समय क्या आएगा, इसको घूमते घूमते जैसे उसकी एनर्जी लॉस होगी, उसका वृत्तीय कक्षा जो होगी क्या होगी, छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, एनर्जी जैसे उसकी हास होगी, क्योंकि कोई भी गति करेगा तो इसमें एनर्जी उसकी लॉस होगी। तो जब गति करेगा धीरे धीरे इसकी एनर्जी लॉस होती जाएगी, लॉस होते होते एक समय ऐसा आ जाएगा कि इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा या जो भी चीज़ मूव कर रहा है वो क्या करेगा, इस नाभिक में आके गिर जाएगा। तो इसके इलेक्ट्रॉन जो उसमें क्योंकि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चूँकि इसमें चुंबकीय आकर्षण होगा, जाहिर सी बात है विद्युत इसमें आकर्षण होगा, जिसके कारण ये इसमें खिंचाव होगा, खिंचाव होने के बाद इसमें अट्रैक्शन, तो जिसकी पावर जो होगी, एनर्जी जैसे लॉस होगी तो वो इसमें उतनी क्षमता से नहीं घूमेगा, तो ये इसमें थोड़ा अट्रैक्ट हो जाएगा इधर नाभिक की ओर, जाहिर सी बात है इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो इसकी कक्षा जो होगी थोड़ी छोटी हो जाएगी, और फिर जब उस कक्षा में घूमता रहेगा मान लीजिए, फिर उसकी एनर्जी लॉस होगी, तो फिर ये इसमें इसकी पावर ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर वो अट्रैक्ट करेगा, तो फिर इस तरफ डायरेक्शन इसका बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से इसमें जो होगा इलेक्ट्रॉन जो होगा एक समय क्या करेगा, वो नाभिक में आके पूरी तरह से इसमें नाभिक के अंदर वापस इसमें गिर जाता है। तो इसी चीज़ को ये सही से व्याख्या नहीं कर पाए थे, इसलिए इसमें दोष आए, जिसको बाद में सुधार दिया गया। और इन्होंने बताया कि परमाणु जो होते हैं रेखीय स्पेक्ट्रम देते हैं, परमाणु जो होगा ये रेखीय यानी लाइनर स्पेक्ट्रम देंगे, लाइन स्पेक्ट्रम देते हैं। तो ये चीज़ होता है रेखीय स्पेक्ट्रम देते हैं। जबकि यदि इलेक्ट्रॉन जब परिक्रमण निरंतर ऊर्जा के साथ गति करता है तो रेखीय स्पेक्ट्रम के स्थान पे ये क्या करेंगे, सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि जैसे कोई चीज़ होती है तो लाइनिंग स्पेक्ट्रम देंगे तो इस तरह से या जो सी भी होगी चीज़ निकलेगी, लेकिन जब कोई चीज़ इसमें मूव कर रही है मान लीजिए, तो रेखीय ना होकर जिसमें सर्पिलाकार में जो हो रहा है, इसको राउंड शेप में ले रहा है, तो इसमें जो होगा इसका जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इसका निकलेगा, लाइन स्पेक्ट्रम ना होकर इसमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। तो ये चीज़ें इन्होंने नहीं सिद्ध कर पाए थे। फिर रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमियां दूर करने के लिए इसमें नील्स बोहर ने जो साइंटिस्ट थे, नील्स बोर कह सकते हैं, बोर और प्लैंक, इन्होंने क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करते हुए
क्वांटम सिद्धांत, यानी कि जो जनरेट करते हैं एनर्जी जो होती है, इस तरह से बताया कि क्वांटम सिद्धांत के अकॉर्डिंग, क्वांटम सिद्धांत के अंदर 1933 में 1933 में इन्होंने एक मॉडल अपना एक प्रस्तुत किया, यानी कि रदरफोर्ड के मॉडल को अपना चेंज करके एक मॉडल बनाया, जिसको इसमें बोहर का परमाणु मॉडल या बोहर एटॉमिक मॉडल कहा गया। तो इसी के मॉडल को इन्होंने दिया, इसके अकॉर्डिंग, यानी कि रदरफोर्ड मॉडल जो दिया था उसी के अकॉर्डिंग इसमें संशोधन किया गया, या उसी के मॉडल को पूरी तरह से चेंज नहीं किया, क्योंकि उन्होंने जो कुछ बताया था सही किया था, तो उसी चीज़ को जो कमियाँ रह गई उसी के दोष को इन्होंने सही से किया, यानी सही चीज़ को बताया। तो इनका जो परमाणु मॉडल था इन्होंने दिया 1913 में। इन्होंने बताया कि परमाणु संबंधी में इसमें कल्पनाएं जो थी, इसमें बताया गया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जो होते हैं, जो चीज़ उन्होंने कहा था वही चीज़ इन्होंने भी कहा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं। उन्होंने बताया था कि मूव करते हैं, जो उसके चारों ओर गति करते हैं इस तरह से कक्षाओं का। तो ये बताया कि वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाएंगे, न कि सर्पिलाकार या ओवल शेप में, तो वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाएंगे। फिर इनमें जो और दूसरा इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं, जैसे ये नाभिक हो गया जिसमें इलेक्ट्रॉन ये घूम रहे हैं, तो ये एक निश्चित वृत्तीय कक्षाओं में घूमेंगे। और दूसरा इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु में, इलेक्ट्रॉन जो होंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे क्या करेंगे, एक सभी ब्लॉक में नहीं घूमेंगे, यानी कि कह सकते हैं सभी कक्षाओं में नहीं घूमेंगे, जबकि एक निश्चित कक्षा में, यानी कि अपने ही शेप में, यानी कि निश्चित कक्षा में ही घूमते हैं। ऐसा नहीं कि चारों तरफ घूमेंगे, जैसे इसमें घूम रहे हैं तो ये नाभिक जैसा हो गया, तो इसमें जो पहली कक्षा होगी इसी में घूमेंगे, यानी कि ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो होगा इस कक्षा में चला जाएगा या इसमें चला जाएगा। ये एक निश्चित कक्षा में इस इलेक्ट्रॉन को जो घूमेगा इसी वृत्तीय कक्षा में घूमेगा। दूसरे वाला होगा जो नाभिक इलेक्ट्रॉन होगा जो इस सेल में घूम रहा है, कह सकते हैं नाभिक इसमें घूम रहा वृत्तीय कक्षा में, तो इसी में घूमेगा। तीसरा जो जैसे इस तरह से होगा तो ये इस तरह से कक्षाओं में ही घूमेगा, दूसरे में नहीं जाएगा। और जो इसमें कक्षाओं में घूम, और जो इसमें अवशोषण, जो ऊर्जा का, एक चीज़ उन्होंने और बताया कि घूमते हैं और ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं, या अवशोषण, यानी कि जिस कक्षा में घूम रहे हैं ना तो ऊर्जा का ह्रास करेंगे ना तो एक्स्ट्रा एनर्जी ये अवशोषित करते हैं, यानी कि बिना, तभी ये अपने स्थान पे स्थिर होते हैं, यानी कि जो इस इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसमें ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा, और ना ही ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एक्सेप्ट करेंगे बाहर से। तो इन्होंने इसी तरह से जो घूमते हैं कक्षाओं को, इन्होंने इसका नाम n = 1 2 3 4, यानी इस तरह का नाम दिया, n = 1 2 3 4, या इसी को इन्होंने बाद में KLMN अक्षर से बताया गया, KLMN, यानी सबका अलग अलग क्लास बांटा गया, ये सारी कक्षाएं बटी गई। और इन्हीं को कक्षाओं को इन्होंने क्या कहा, कोश का नाम दिया या सेल का नाम दिया, शेल या कोश इसका नाम दिया गया, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है वो अपनी कक्षा में घूमेगा, और उसका प्रथम मतलब जो पहले क्लास में इन्होंने दिया इसको K बताया नाभिक ने, फिर उसके बाद जो दूसरा होगा क्लास इसमें L के नाम से बांटा गया, फिर M से बांटा, फिर N से बांटा, तो ये संशोधन मतलब इसमें नाम दिया इन्होंने 1 2 3 4, यानी कि n = और इसी कोर्स को KLMN इन्होंने दिया। और जब इलेक्ट्रॉन, इन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में, अपनी शेल में या अपनी कक्षा में या अपनी कोश में घूमता है
तो इसमें एनर्जी का परिवर्तन नहीं होता, यानी ऊर्जा का परिवर्तन नहीं होता है। इसमें ऊर्जा का परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ऊर्जा एक विकिरण रूप में अवशोषित करेगी, अवसर्जित करेगी जब इसको, लेकिन जब इस इलेक्ट्रॉन को दूसरी कोश में जाना होगा, दूसरी कोश में तभी जाएगा जब ये ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करेगा। ये चीज़ इन्होंने बताया, यानी इन्होंने ये बताया कि कह सकते हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो नाभिक होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा, बोहर का परमाणु मॉडल, इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमेगा, और इसमें जो वृत्तीय कक्षाओं में घूमता है तो इसमें एनर्जी इसकी जो होगी नियत होगी, निश्चित होगी, ना तो ये एनर्जी को यहाँ से हास करेगा, ना तो अवशोषित करेगा, यानी कि ना उत्सर्जित कर सकता है ना अवशोषण करेगा। और जो ब्लॉक इन्होंने जो वृत्तीय कक्षाएं बनाई, इन्होंने बताया कि में अलग अलग वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, जिसको n = 1 2 3 4 के नाम से जाना, और उसको के LMN के नाम से भी इन्होंने कहा, और प्रत्येक कक्षा को इन्होंने कोष का नाम कहा या शेल कहा। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो बिना एनर्जी को उत्सर्जन किया, अवशोषण किए उसी में घूमेंगे। जब इनको दूसरी क्लास में यानी दूसरी कक्षा कोष में जाना है तो या तो ये एनर्जी को अवशोषित करेंगे या एनर्जी को उत्सर्जित, यानी जिस इलेक्ट्रॉन को कह सकते हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है उसके एनर्जी के बराबर इसको एनर्जी रखनी पड़ेगी, यानी कि जितनी एनर्जी इस ब्लॉक में है उतनी उससे ज़्यादा एनर्जी मान लीजिए इसमें, तो उसे अधिक एनर्जी मिलने पे तभी इस क्लास में जाएगा, या कम एनर्जी में है तो इसको उत्सर्जित करके इस एनर्जी के लेवल को बराबर करेगा तो इस ब्लॉक में जाएगा। K से L में जाने के लिए उसको एनर्जी L वाले लेवल में इलेक्ट्रॉन के बराबर रखनी पड़ेगी, इसलिए ये उस इलेक्ट्रॉन में जब जाएंगे तो या तो एनर्जी उत्सर्जित करेंगे या अवशोषित करेंगे। तो ये बोहर एटॉमिक मॉडल था, जो बोहर परमाणु में इन्हें रदरफोर्ड की कमियों को दोष को दूर करते हुए इन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया था। तो ये इसी के अकॉर्डिंग पे ये मॉडल दिया। तो नाभिक जो अपना होगा वो तो अपने केंद्र में ही होगा, सेंटर में ही होगा, इसको नहीं चेंज होगा। तो इस तरह से इन्होंने दिया था। तो ये बोहर का परमाणु मॉडल है।